भारत का वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री अपनी रिहाइशगाह के एक कुशादा कमरे में टहल रहा है। कमरे की एक दीवार के साथ किताबों की शेल्फ के ऊपर गांधी और नेहरू की कद आदम तस्वीरें अवेजा हैं। दूसरी दीवार के साथ एक तस्वीर में नेहरू और शास्त्री एक साथ खड़े हैं और दूसरी में शास्त्री तन्हा खड़ा है। इस तस्वीर से नीचे छोटे साइज की चंद तस्वीरें अवेजा हैं, जिनमें भारत की प्रधानमंत्री की हैसियत से शास्त्री अपनी काबीना के वज़रा, कांग्रेस के लीडरों और नेहरू की काबीना के वज़रा के साथ दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबाएं, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। एक दरवाजे के ऊपर घड़ियाल पर 4 बज चुके हैं। शास्त्री रुककर कभी एक और कभी दूसरी तस्वीर की तरफ देखता है और फिर टहलना शुरू कर देता है। इसके चेहरे पर इज़्तिराब और परेशानी के आसार नजर आते हैं। वो नेहरू की कद आदम तस्वीर के सामने रुकता है, फिर जल्दी से मुड़कर दूसरी दीवार की तरफ मुतवज्जा होता है और आगे बढ़कर अपनी तस्वीर को फौजी तरीके से सैल्यूट करता है और फिर जल्दी से बराबर के कमरे में दाखिल होकर एक कद आदम आईने पे अपना अक्स देखता है और मुस्कुराने की कोशिश करता है और फिर अपनी गांधी कैप उतारकर बगल में दबा लेता है और बालों पर हाथ फेरता है और टोपी दोबारा सर पर रखने के बाद धोती के बाल दुरुस्त करने में मसरूफ हो जाता है और इसके बाद कभी आईने से चंद कदम पीछे हटकर और कभी करीब आकर अपना अक्स देखता है और बिल आखिर अकड़कर हिटलर के अंदाज में एक हाथ बुलंद करके कहता है, बोलो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जय। तुम बोलते नहीं हो, तुम भारत के प्रधानमंत्री हो, तुम्हारा नाम ननकू नहीं लाल बहादुर है और कल दुनिया के हर रेडियो स्टेशन से भारत के साथ तुम्हारा नाम सुनाया जाएगा और परसों दुनिया भर के अखबारात की बेशतर खबरें तुम्हारी फतह के मुतल्लिक होंगी। जय हिंद। दोबारा नाजी तरीके से सलाम करता है और बराबर के कमरे में वापस आकर टहलना शुरू कर देता है। एक सेक्रेटरी जिसका रंग स्याही माहिल, कद शास्त्री से 1 लंबा और उम्र 40 साल के लगभग मालूम होती है, कमरे में दाखिल होता है। सेक्रेटरी, महाराज माफ कीजिए, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप आवाजें दे रहे हैं। शास्त्री ने कहा, मैंने तुम्हें आवाजें नहीं दी, लेकिन अब 4 से ऊपर हो गए हैं और वो अभी तक नहीं आए। सेक्रेटरी ने कहा, महाराज जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह आ गए हैं, मैंने उन्हें मुलाकात के कमरे में बिठा दिया है। अब अगर आपका हुक्म हो तो इन्हें यहीं भेज दूं। शास्त्री ने कहा, नहीं मैं आता हूं। सेक्रेटरी वापस मुड़ता है, तुम ठहरो, कुछ पूछना चाहता हूं। सेक्रेटरी ने कहा, फरमाइए महाराज। शास्त्री ने कहा, 19वीं सदी में यूरोप का सबसे बड़ा फातेह कौन था? सेक्रेटरी ने कहा, नेपोलियन महाराज। शास्त्री ने कहा, तुम जानते हो नेपोलियन का कद कितना था? सेक्रेटरी ने कहा, महाराज मौरख तो यही लिखते हैं कि नेपोलियन का कद छोटा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सवाल का सही जवाब सिर्फ फ्रांस के वो दर्जी दे सकते हैं जिनके दादा परदादा नेपोलियन का लिबास तैयार किया करते थे। लेकिन मौरख ने नेपोलियन का कद नापने की जुर्रत नहीं की होगी। नेपोलियन की तस्वीर देखकर मुझे इसके कद में कोई बुराई महसूस नहीं होती। ये हो सकता है कि वो अपने ज़माने के देवकामत जर्नैलों के मुकाबले में छोटा हो। शास्त्री ने कहा, मौरख गलत नहीं हो सकते, नेपोलियन का कद यकीनन छोटा था, बल्कि मेरी तरह। सेक्रेटरी ने कहा, यह हो सकता है महाराज, लेकिन भारत के महामंत्री का कद नापने की जुर्रत नहीं कर सकता। शास्त्री ने कहा, मैंने तुम्हें यह नहीं कहा कि तुम मेरा कद नापना शुरू कर दो, सिर्फ एक अकल की बात पूछी थी। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि अकल का कद के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। नेपोलियन का कद अगर मुझसे 1 फुट कम होता तो भी मौरख यही लिखते कि वो यूरोप का सबसे बड़ा फातेह था। सेक्रेटरी ने कहा, कद का किस्मत के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं महाराज। शास्त्री ने बरहम होकर कहा कि तुम ये कहते हो कि मेरी किस्मत ने मुझे अपने छोटे कद के बावजूद भारत का प्रधानमंत्री बना दिया है। सेक्रेटरी ने इस पर कहा, नहीं महाराज, ये भारत की खुशकिस्मती है कि आप इसके प्रधानमंत्री बन गए हैं। हमारे देश को आपके कद से ज्यादा आपकी अकल की जरूरत थी। कद नापा जा सकता है, लेकिन कौन नाप सकता है महाराज? शास्त्री ने कहा, तुम गलत कहते हो, अकल नापी जा सकती है। सेक्रेटरी ने कहा, वो कैसे महाराज? शास्त्री ने कहा, इंसान की अकल इसके कारनामों से नापी जा सकती है। अभी तुम ये कह रहे थे कि किसी मौरख ने नेपोलियन का कद नापने की जुर्रत नहीं की होगी, लेकिन इसके कारनामों के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? सेक्रेटरी ने कहा, इसके कारनामों के मुतालिक तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं और मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि यूरोप के तमाम जर्नैलों और सियासतदानों के हिस्से की अकल इसके दिमाग में जमा हो गई थी। शास्त्री ने कहा, अब तुम समझ की बात कर रहे हो। सेक्रेटरी ने कहा, महाराज नेपोलियन का कद आपसे बड़ा हो सकता है, लेकिन अकल यकीनन आपसे कम थी।
और दुनिया के मौरख जब नेपोलियन के साथ आपके कारनामों का मुकाबला करेंगे तो उन्हें यह बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि अकल के तराजू में आपका पलड़ा यकीनन भारी है और इस बात को ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सिर्फ पाकिस्तान फतेह होने की देर है। लेकिन महाराज, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? शास्त्री ने कहा, कहो। सेक्रेटरी, महाराज, इस वक्त आपको नेपोलियन के मुतालिक नहीं सोचना चाहिए। ये बुरा शगुन है। नेपोलियन का अंजाम बहुत बुरा हुआ था। आज आप हिटलर के मुतालिक भी नहीं सोचना चाहते। शास्त्री ने कहा, अरे तुम किस वहम में मुब्तला हो गए हो? अगर मुझे नेपोलियन और हिटलर जैसी फतवात हासिल हो सकी तो मुझे अपने अंजाम के मुतालिक कोई खौफ नहीं होगा। मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं जंग के मैदान में नेपोलियन और सियासत के मैदान में चर्चिल बन सकता हूँ। मेरा कद नेपोलियन से मिलता है, गुस्सा हिटलर की तरह है और मेरी अकल चर्चिल से ज़्यादा है। मैं जिन संगियों और महासभाइयों की प्यास बुझाने के लिए खून के दरिया बहाऊंगा वो हिटलर के नाजियों की तरह मेरी पूजा करेंगे। मैं भारत की अफवाज को फतवात के रास्ते दिखाऊंगा और वो मुझे भारत का नेपोलियन तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर जब जनूब मशरिकी एशिया के ममालिक भारत के सामने घुटने टेक देंगे तो मैं किसी बड़ी ताकत से उलझने का खतरा मोल लिए बगैर बैनुल-अक़वामी सियासत में चर्चिल से बड़ा नाम पैदा करूंगा। मैं रूस को प्रणाम करूंगा तो भारत में रूसी रुपए और रूसी असले के अंबार लग जाएंगे। मैं अमेरिका की तरफ झुकूंगा तो भारत के खजाने अमेरिकी डॉलरों से भर जाएंगे। दूर भारत की छावनियां, हवाई अड्डों और बंदरगाहों में अमेरिकी टैंकों, तोपों, जेट, तैयारों और बकरी जहाज़ों के लिए जगह की कमी महसूस की जाएगी। फिर तारीख का कोई तालिब इल्म ये सवाल पूछने की जुर्रत नहीं करेगा कि मेरा कद कितना था। मुझे यकीन है कि यूएनओ को भारत के कीड़े मकोड़े भी हाथियों से बड़े दिखाई दिया करेंगे। नेपोलियन और हिटलर मुसोलिनी की नाकामी की वजह यह थी कि वो बड़ी ताकतों के जवाब में भी ताकत इस्तेमाल करते थे। लेकिन महात्मा जी का भला हो कि वो हमें कमज़ोर को दबाने और ताकतवर से दबने का तरीका सिखा गए हैं। सेक्रेटरी ने कहा, महाराज, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद अगर मेरे सामने किसी ने आपके कद का जिक्र किया तो मैं इसकी ज़ुबान नोच लूँगा। आप हिमालय से बड़े हैं, आप माउंट एवरेस्ट से ऊंचे हैं। इस वक्त मैं आपकी प्यारी आंखों में गंगा, नर्मदा और बरहमपुत्रा की तुग़यानियाँ देख सकता हूँ। महाराज, मैं सच कहता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान या कश्मीर का बाशिंदा होता तो मुझे आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न होती। मैं कांपता लरसता हुआ आपके चरणों में गिर पड़ता और फिर बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलते, मुझ पर दया कीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई है, मुझे कश्मीर में राय शुमारी का नारा लगाना नहीं चाहिए था। शास्त्री अकड़ अकड़ कर बुलंद आवाज में कहता और मैं तुम्हें ये जवाब देता कि अब तुम्हारी कोई बात मुझे मुतासिर नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे लिए हिटलर बन चुका हूँ। सेक्रेटरी ने कहा, महाराज, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी गरजदार आवाज़ सुनकर मेरी जान निकल जाती। भगवान का शुक्र है कि मैं पाकिस्तानी या कश्मीरी नहीं हूँ। लेकिन महाराज, इस वक्त जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह मुलाकात के कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने पाकिस्तान पर हमले का इरादा बदल नहीं दिया तो आप इनका अपने हेडक्वार्टर से गैर हाजिर होना मुनासिब नहीं है। शास्त्री ने कहा, पाकिस्तान पर हमला करने का इरादा तब्दील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत के मुकाबले में इसकी आबादी जिस कदर कम और जंगी वसाइल जितने महदूद हैं, इसी कदर मेरे इरादे अटल हैं। लेकिन तुम दुरुस्त कहते हो, इनका वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। शास्त्री कमरे से बाहर निकलता है और कुशादा गैलरी से गुजरने के बाद मुलाकात के कमरे में दाखिल होता है। जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह, जो एक सोफे पर बैठे हुए थे, उठकर खड़े हो जाते हैं। शास्त्री उनसे मुसाफा करने के बाद एक कुशादा मेज के पीछे कुर्सी पर बैठ जाते हैं। शास्त्री ने कहा, तशरीफ रखिए, मुझे इस वक्त आपको यहाँ आने की तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी और आइंदा के लिए मेरा इरादा यही है कि आपसे टेलीफोन पर ही बात की जाए। लेकिन आज मुझे इतनी चिंता थी कि मैं दोपहर के वक्त 5 मिनट के लिए भी आराम नहीं कर सका। अब मैं आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर हमारा मुकाबला कर सकता है। जनरल चौधरी ने कहा, महाराज, जब आप और रक्षा मंत्री बार बार हमसे ये सवाल पूछते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी काबिलियत पर आपका एतमाद कम हो गया है। हमें सिर्फ ये डर था कि नेहरू महाराज की तरह शायद आप भी जंग शुरू करने से घबराते हैं। अभी आपके सेक्रेटरी का फोन आया तो मेरा माथा ठनका था। आपने पाकिस्तान पर हमला करने का इरादा बदल तो नहीं दिया महाराज? शास्त्री ने कहा, हरगिज नहीं, आप मुझे क्या समझते हैं? जनरल चौधरी ने कहा, आप भारत के महामंत्री हैं महाराज, और अगर आपका इरादा अटल है तो आपको ये शिकायत नहीं होगी कि हमने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। अर्जुन सिंह ने कहा, महाराज, आपको सिर्फ ये शिकायत होगी, ये जंग इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई?
जनरल चौधरी ने कहा, यह जंग 36 घंटों के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी महाराज। हम रात के 3 बजे पेशकदमी करेंगे और चंद घंटों के बाद लाहौर आपकी झोली में होगा। अगले दिन सियालकोट और कसूर की बारी आएगी और फिर 12 घंटों के अंदर अंदर मेरी अफवाज गुजरावाला के करीब पाकिस्तान की शाहरग काट चुकी होगी। शास्त्री ने कहा, आपको इस बात का पूरा इत्मीनान है कि पाकिस्तान किसी महाज पर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगा? जनरल चौधरी ने कहा, यह इत्मीनान तो मुझे आपने और आपसे ज्यादा रक्षा मंत्री ने कराया है। जनाब सरदार सुरन सिंह बाहर के हालात से ज्यादा वाकफियत रखते हैं और वो भी आपकी इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान भारत के भरपूर हमले का मुकाबला करने की जुर्रत नहीं करेगा। शास्त्री ने कहा, हमें सरदार सुरन सिंह की अकल पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जब हमने आज़ाद कश्मीर की सरहद अबूर की थी तो वो इस राय की पुरजोश हामी थे कि पाकिस्तान हमारा मुकाबला नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पाकिस्तान ने सिर्फ हमारा मुकाबला ही नहीं किया बल्कि छंप, देवा और जोड़ियां पर जवाबी हमला करके सैकड़ों मील का रकबा हमसे छीन लिया है। जनरल चौधरी ने कहा, महाराज यही तो आपकी दानाई है। भारत ने पहले आज़ाद कश्मीर की सरहद अबूर करके पाकिस्तान का जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया और अब जवाबी कार्रवाई की आड़ लेकर हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। शास्त्री ने कहा, एक ताकतवर मुल्क को अपनी ताकत इस्तेमाल करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होती। हम 18 साल से पाकिस्तान को तबाह करने की तैयारियां कर रहे हैं। अगर मुझे इस बात का खदशा होता है कि कश्मीर में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से हमारा इस कदर नुकसान होगा और हम सीधा पाकिस्तान पर हमला करके इस नुकसान से बच सकते हैं तो मैं जंग पहले ही शुरू कर देता और बहाने बाद में तलाश करता। एक तरफ हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान की सरहदों में दाखिल हो जाती और दूसरी तरफ ऑल इंडिया रेडियो ये दुहाई मचाता कि जंग की इब्तदा पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। फिर अगर 36 या 48 घंटों में हम पाकिस्तान को कुचलने में कामयाब हो जाते तो अक़वाम मुत्तहिदा ये जानने की भी जरूरत महसूस न करती कि जंग की इब्तदा कैसे हुई थी। जनरल चौधरी ने कहा, अब भी यही होगा महाराज। मुझे यकीन है कि इतनी बड़ी फतह के बाद आप छंप, जोड़ियां और देवा के नुकसानात भूल जाएंगे। अर्जुन सिंह ने कहा, पाकिस्तान मुकाबला करने या ना करने में भारत की हवाई फौज की तरफ से आपको यह इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम हवाई जहाज और हवाई अड्डे 24 घंटों के अंदर अंदर तबाह कर दिए जाएंगे। शास्त्री ने कहा, लेकिन अर्जुन सिंह जी, आप ये क्यों सोचते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुकाबला करने की जुर्रत करेगा? अर्जुन सिंह ने कहा, मैं ये बिल्कुल नहीं सोचता महाराज। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं भारत के हवाई फौज का कमांडर इन चीफ हूँ और मेरा काम पाकिस्तान के हवाई जहाज और हवाई अड्डे तबाह करना है। शास्त्री ने कहा, लेकिन फिर भी तुम्हें इस बात का तो डर होगा ना कि शायद पाकिस्तान की हवाई अफवाज हमारे मुकाबले पर ही आ जाए। अर्जुन सिंह ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है महाराज? ज्यादा से ज्यादा हमारे 2-4 हवाई जहाजों का नुकसान हो जाएगा, लेकिन हवाई जंग 24 घंटों से ज्यादा नहीं होगी। शास्त्री ने कहा, सरदार जी, आप 24 घंटों की बजाय 36 या 48 घंटे लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे एक हवाई जहाज का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आप तशरीफ ले जाएं, मैं आपका कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहता। जनरल चौधरी, आप कुछ देर यहीं ठहरें। अर्जुन सैल्यूट करने के बाद कमरे से बाहर निकल जाता है। जनरल चौधरी ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, हम पाकिस्तान को मुकाबले के लिए तैयारी का मौका ही नहीं देंगे। वो ये सोच भी नहीं सकते कि मैं 2 दिसंबर को लाहौर में जिमखाना क्लब में शराब पीने और दोपहर का खाना खाने का प्रोग्राम बना सकता हूँ। शास्त्री ने कहा, मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन अर्जुन सिंह की बातें सुनकर मेरा जी खट्टा हो रहा है। वो बार बार ये क्यों कहता है कि अगर पाकिस्तान ने मुकाबला किया तो इसे परवाह नहीं होगी, अगर हमारा एक हवाई जहाज भी क्यों जाया हो। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि वो भारत की जेट हवाई जहाज़ों को मिट्टी के खिलौने समझता है। चौधरी ने कहा, फिक्र न करें महाराज, सुबह खजाने के वजीर और चोन जी ने इसे भारत की मुख्तलिफ हवाई जहाज़ों की कीमतों पर लेक्चर दिया था। शास्त्री ने कहा, आपका मतलब है कि इसे हमारे हवाई जहाज़ों की कीमत मालूम न थी? चौधरी ने कहा, उसे सब कुछ मालूम था महाराज, लेकिन रक्षा मंत्री और खजाने के वजीर उसे ये समझाना चाहते थे कि तुम्हारी मालूमात बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब जेट हवाई जहाज़ की कीमत 50% चढ़ गई है। मुझे यकीन है कि अब वो ज़्यादा एहतियात से काम लेगा। शास्त्री ने कहा, और आपको भी एहतियात से काम लेना चाहिए जनरल साहब, हमारी सेंचुरियन टैंक बहुत महंगे हैं। चौधरी ने कहा, मेरी तरफ से तो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए महाराज। शास्त्री ने कहा, मैंने आपको एक बार फिर समझाने के लिए रोका था कि सिख सिपाहियों के मुतालिक आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए। चौधरी ने कहा, मुझे आपकी हिदायत याद है महाराज।
आप इत्मीनान रखें, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कोई सिख सिपाही या अफसर मैदान जंग से मुंह फेरने की जुर्रत करें। उन्हें सबसे अगली सफ में रखा जाएगा। शास्त्री ने कहा, मुझे ये हरगिज ख्वाहिश नहीं कि पाकिस्तान की अफवाज हमारा मुकाबला करें, लेकिन अगर किसी महाज पर जंग हो जाए और इसके नतीजे में भारत की फौज से सिखों की नफरी कम हो जाए तो मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं होगा, लेकिन तुम्हें किसी हिंदू सिपाही की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। दिल्ली के आसपास के हिंदू सिपाहियों के मुतालिक तो तुम्हें बहुत ही मोहतात रहना चाहिए। अगर इनमें से 200-400 मारे गए तो चारों अतराफ से मातमी जुलूस दिल्ली का रुख करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे भारत में कोहराम मच जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो 100 हिंदू सिपाहियों के नुकसान को 10 बनाने की कोशिश करेगा तो भी रेडियो सुनने वाले 10 को 10,000 बना लेंगे। जनरल चौधरी, आप चिंता न करें महाराज, मैंने हमला करने वाली अफवाज की तरतीब दे रखी है। सबसे आगे सिख होंगे, इसके पीछे गोरखे और इनके साथ जनूबी हिंदुस्तान खसूसन केरला के सिपाही होंगे। गोरखे किराए के सिपाही हैं, इनके थोड़े बहुत नुकसान को दिल्ली में ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। केरला के लोग भी भारत को काफ़ी परेशान रखते हैं, इसलिए इनकी थोड़ी बहुत नफरी कम हो जाने से भारत का कोई नुकसान नहीं होगा। डोगरों को इसके साथ रखा गया है ताकि वो इन्हें मैदान छोड़कर भागने से रोक सकें। भारत माता के वो सपूत जो दिल्ली के आसपास रहते हैं सबसे पीछे रखेंगे और इन्हें इंतहाई मजबूरी के बगैर दुश्मन की फायरिंग के जद में लाने की कोशिश नहीं की जाएगी। शास्त्री ने कहा, मेरा मतलब ये नहीं कि उन्हें बिल्कुल ही मैदानी जंग से दूर रखा जाए। इन्हें जंगजू बनाने के लिए अमली सबक की ज़रूरत है। जब आपको इस बात का अच्छी तरह इत्मीनान हो जाए कि दुश्मन हौसला हार चुका है और इन्हें आगे बढ़कर जख्मी होने का कोई खतरा नहीं, तो इस वक्त आप इन्हें कम से कम निहत्ते लोगों के खून से होली खेलने का मौका ज़रूर दें। फिर आप देखेंगे कि वो सिर्फ मरने से डरते हैं, मारने से नहीं डरते। जनरल चौधरी ने कहा, मुझे इसका काफ़ी तजर्बा है महाराज, मैं गुज़श्ता 18 बरस से अपनी आंखों से अनगिनत फसादात देख चुका हूँ। भारत माता के ये सबूत निहत्ते मुसलमानों का खून बहाने में हमारे जंगजू सिपाहियों की निस्बत ज़्यादा तेज़ होते हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब इस जंग में मौत का खतरा मोल लिए बगैर मारने का मौका आएगा तो ये लोग आगे बढ़ने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। इस वक्त भारत के सेनापति की हैसियत सिर्फ एक तबाहशाही की होगी और मेरा हुक्म सुनने की बजाय ये लोग जिन सिंह और सलोक सिंह के लीडरों के इशारों पर चलना ज़्यादा पसंद करेंगे। महाराज, आपको मालूम है कि इस वक्त हिंदू महासभा जिन सिंह और राष्ट्रीय सिंह के बड़े बड़े लीडर यानी श्री गुलजारी लाल नंदू से मुलाकात कर रहे हैं। शास्त्री ने कहा, मुझे मालूम नहीं, आपको कैसे पता चला? तो अगली किस्त देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।